हाय गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में सीएजी के बारे में। ठीक ना। तो सीएजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत का सीएजी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक ना। यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक ना। सीएजी की हम जब बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि यह भारतीय वित्त प्रशासन वित्त प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि यह भारतीय वित्त प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। साथ ही दूसरा, इसका उल्लेख सीएजी का इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं बी आर अम्बेडकर ने इसे भारतीय राज्य व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में से एक माना। ठीक ना। बी आर अम्बेडकर ने, ये क्या हो गया, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, एक ब्रीफ सा इंट्रो है इसका सीएजी का। हम लोग देखे हैं कि भारतीय वित्त प्रशासन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। साथ ही साथ इसका संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक उल्लेख है। साथ साथ हम लोग बी आर अम्बेडकर ने इसको कहा कि भैया भारतीय राज्य व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में से एक पद है। ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे इनके नियुक्ति को लेके कि इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें क्या रही हैं। नियुक्ति तो अनुच्छेद 148 1 में नियुक्ति के बारे में कहा गया कि इसकी राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। साथ साथ पदमुक्ति की जब बात करते हैं, पदमुक्ति की जब बात की जाती है, इसमें कहा गया है कि सीएजी की पदमुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार या अनुरूप होगा। यानी कि जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाता है, जिन आधारों पर और जिन रीति से पदमुक्त किया जाता है, उन्हीं आधारों पर क्या किया जाएगा, इसे पदमुक्त किया जाएगा सीएजी को। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 148(2) को 148(2) में कहा गया है शपथ को लेकर। ठीक ना। शपथ की बात की गई है। तो यह या तो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है शपथ लेता है, या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता
है, ठीक ना। हम लोग 148(2), 148(1) देख लिए हैं। 148 क्या है, नियुक्ति और पदमुक्ति से संबंधित। 148(2) है शपथ से संबंधित। और अनुच्छेद 148(3) में वेतन और अन्य सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे, यानी कि संसद पर यह निर्भर है कि उनकी वेतन और अन्य सेवा शर्तें क्या होंगी, ठीक ना। तो जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे उसके अनुसार होगा, ठीक ना, उसके अनुसार होगा। अगर नहीं तो विधि नहीं बनाई जाती है तो दूसरी अनुसूची के अनुरूप क्या होगा, उनकी सेवा शर्तें और उनकी सेवा शर्तें और वेतन, ठीक ना, दूसरी अनुसूची के अनुरूप होगा। तब जब संसद विधि बनाकर उनकी वेतन और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं करेगी। साथ ही हम देखते हैं कि उनकी पदावधि के दौरान, यानी कि जब उनका कार्यकाल चलेगा, उसमें उनके वेतन और सेवा के शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक ना। उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ साथ अगर हम करें उनके कार्यकाल की, तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा, जो पहले पूरा होता है। हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल वहीं तक होगा जब उनकी उम्र 65 वर्ष हो गया हो या उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया हो, ठीक ना। इसमें जो पहले होगा उसके अनुसार उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं पदत्याग को लेकर के। तो पदत्याग में इन्होंने अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग सकते हैं। किसको संबोधित करके? राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग सकते हैं। कौन? CAG, ठीक ना। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। साथ साथ पदत्याग की बात करें तो ये अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करके पदत्याग सकते हैं। साथ साथ अनुच्छेद 148(3) में वेतन और सेवा शर्तों की बात की गई है। अगर हम वेतन और सेवा शर्तों की बात करें तो संसद विधि बनाकर निर्धारित करेगी। अगर नहीं निर्धारित करती है दूसरी अनुसूची के अनुरूप होगा क्या? वेतन और अन्य सेवा शर्तें, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि इनका जो वेतन होता है, वेतन कितना होता है, तो हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। क्या? उनका वेतन क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। हम लोग देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 148 4 और 6 को, तो 148 में कहा गया है CAG के बारे में कि अगर CAG पदमुक्त होता है तो पदमुक्त होने के उपरांत केंद्र सरकार या राज्य सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक ना। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 148 4 में कि सरकार, कौन सरकार? केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 148 6 को। तो अनुच्छेद 148 6 में कहा गया है कि CAG प्लस उनके कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर
की संचित निधि पर भारित होंगे। सीएजी के और उनके कर्मचारियों के क्या वेतन, पेंशन और प्रशासनिक व्यय ठीक। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि सीएजी प्लस उनके कर्मचारियों की वेतन, पेंशन और प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर क्या होगा, भारित होगा। ठीक, हम लोग 148(4), 148(6) को देख लिए हैं। और अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 149 को। तो यह कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है। साथ ही साथ एक अधिनियम पारित किया गया था सन 1971 में, महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971। साथ साथ इसमें हम देखते हैं कि सन 1976 में संशोधन किया गया और इसमें एक प्रावधान किया गया कि लेखा परीक्षण से लेखा कार्य को अलग कर दिया गया। ठीक ना, कि लेखा परीक्षण जो कार्य करता था, महालेखा परीक्षक जो लेखा परीक्षण का कार्य करता था, उसमें से लेखा का जो कार्य था उसे क्या किया गया, 1976 में अलग कर दिया गया। ठीक ना, कि इसमें मतदान नहीं किया जा सकता है, इसमें संसद में किया जा सकता है, यानी कि इसमें परिवर्तन के लिए संसद में किसी प्रकार का मतदान नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि सीएजी की जो वर्तमान स्थिति है क्या है। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्या है कि भारत की संचित निधि तथा लोक लेखा के साथ साथ भारत की संचित निधि, पहला इसमें क्या है, भारत की संचित निधि प्लस लोक लेखा के साथ साथ भारत की संचित निधि तथा लोक लेखा के साथ साथ सभी राज्यों की आकस्मिक निधियों सभी राज्यों की आकस्मिक निधियों प्लस लोक लेखाओं से किए गए सभी तरह के व्यय का लेखा परीक्षण करना। लोक लेखाओं से किए गए सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण करना। यानी कि सीएजी का क्या कार्य है कि भारत की संचित निधि प्लस लोक लेखा निधि का जो व्यय होता है उनका लेखा परीक्षण करना, साथ साथ सभी राज्यों के आकस्मिक निधियों प्लस लोक लेखाओं से किए गए जो सभी प्रकार के व्यय होते हैं उनका लेखा परीक्षण करना। पहला ये है। ठीक ना, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है कि भारत तथा सभी राज्यों की संचित निधि, भारत प्लस सभी राज्यों की संचित निधि, भारत तथा सभी राज्यों की संचित निधि तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर विधानसभा है, के सभी व्यय संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। विधानसभा है के सभी लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। ठीक ना, दूसरा है वर्तमान स्थिति में, दूसरा है। फिर हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकारों के किसी विभाग के सभी व्यापार
प्लस विनिर्माण, तीसरा व्यापार प्लस विनिर्माण, व्यापार प्लस विनिर्माण के लाभ हानि से संबंधित लेखाओं तुलन पत्रों का लेखा परीक्षण करना। ठीक ना, व्यापार प्लस विनिर्माण से संबंधित सभी लाभ प्लस हानि का लेखा परीक्षण करना। यानी कि केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार के किसी विभाग के व्यापार प्लस विनिर्माण से संबंधित लाभ प्लस हानि का लेखा परीक्षण करना। ठीक ना, हम लोग देखते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरण या निकाय का लेखा परीक्षण करना। चौथा क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर किसी प्राधिकरण तथा निकाय के लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। ठीक, चौथा यह है। वर्तमान स्थिति यही है, ये जो हम लोग पढ़े हैं कि भारत की संचित नीति पर लोक लेखा से संबंधित जो व्यय हैं तथा राज्यों के आकस्मिक नीति पर लोक लेखा से संबंधित जो व्यय है उनका लेखा परीक्षण करना। ठीक, और हम चौथा पढ़ने, राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर किसी प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। साथ हम लोग पढ़े भारत पर राज्यों की संचित निधि प्लस प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र जहाँ पर विधानसभा है के सभी लोक लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। साथ हम देखें कि भारत प्लस राज्यों के किसी विभाग के व्यापार प्लस विनिर्माण से संबंधित जो लाभ और हानि का जो लेखा होता है उसका लेखा परीक्षण करना। अब हम लोग देखेंगे सीएजी के निम्नलिखित प्राप्तियों और व्ययों के बारे में जिनका वे लेखा परीक्षण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सरकारी कंपनियों का भी लेखा परीक्षण करते हैं, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो। ठीक ना, तो इनका भी लेखा परीक्षण करते हैं, सरकारी कंपनियों का भी। साथ साथ केंद्र प्लस राज्य सरकारों द्वारा अनुदान दिए जाने वाले प्राधिकरण प्लस निकायों का भी लेखा परीक्षण करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि केंद्र प्लस राज्यों के लेखाओं का किस प्रारूप में रखा जाना चाहिए। ठीक ना, अनुच्छेद 150 में सलाहकारी शक्ति है, सलाहकारी। राष्ट्रपति को वह सलाह देता है कि केंद्र प्लस राज्यों के लेखाओं को किस प्रकार या किस प्रारूप में रखा जाना चाहिए। 751 1 और 2 में कहा गया है कि जो रिपोर्ट वो तैयार करते हैं वो रिपोर्ट को राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और इनका कर्तव्य है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि ये विधानमंडल यानी कि केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाएं। लगभग नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक से संबंधित जो बातें हैं उन्हें कंप्लीट कर लिए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत डीप में पढ़ा दिया हूँ, यूपीपीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, साथ साथ एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, पीएसआई के लिए, सीडीएस के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो इन्हीं से क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनसे बताइए कि एक अच्छा प्लेटफार्म है, इसे ज्वाइन करें, इसका कहीं न कहीं एक लाभ भी होगा। ठीक, धन्यवाद। यहीं पर हम लोग वीडियो को विराम देते हैं।